हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 16 अप्रैल के एडिटोरियल सेशन की। इस एडिटोरियल में एंटर करने से पहले, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, हम बात करेंगे ग्रामर और वोकैबुलरी की, जिसकी हमें आवश्यकता होगी आज के एडिटोरियल को पढ़ने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल आखिर है क्या, और उससे पहले बता दूं मैं कि पार्टिसिपल क्या है। देखिए, पार्टिसिपल होता है वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव को बोलते हैं पार्टिसिपल। इसका मतलब यूँ है कि जब किसी नाउन से पहले आप वर्ब लगाते हैं तो वो एक एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करेगी, और जब वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करती है तो उसे हम कहते हैं वर्ब भी और एडजेक्टिव भी, तो कहलाएगा वर्बल एडजेक्टिव। हम इसके जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि दो पार्ट इसके मिलते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल। बहुत ही आसान शब्द में बता दूं मैं आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो हम बेस फॉर्म प्लस आईएनजी को बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो आपको दे रखा है पहला एग्जांपल फॉलिंग लीव्स। तो फॉलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि कह रहा है गिरती हुई पत्तियाँ। ठीक है, पेड़ की पत्तियों को लीव्स बोलते हैं, लीव का प्लूरल है। अ फिश ईटिंग एनिमल, मछली खाने वाला जानवर। ठीक है, यहाँ पे बर्न्ट, ये पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है बर्न की। वो बच्चा जो जल गया है। अ ब्रोकन हार्ट, वो दिल जो टूट गया है। राइजिंग प्राइसेज, बढ़ती हुई कीमतें, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्पोकन इंग्लिश, वो अंग्रेजी जो बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि हमने जब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। जब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। कुछ यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, वहाँ पे आपको देखना है। अगर कोई काम कंटिन्यूअस एक्शन में है तो आप उसे लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, अगर कोई काम हो चुका है तो पास्ट पार्टिसिपल में, या फिर ऐसी कोई चीज़ दे रखी है, ऐसा कोई आपको वर्ब दे रखी है जिससे आपको ये पता लगता है कि वो काम ऐसे किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप पास्ट पार्टिसिपल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको परिभाषा बताएं तो उसके लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हैं, जैसे कि फिशिंग ईटिंग एनिमल है तो वो एनिमल जो मछली खाने वाला है, तो मछली खाने वाला जानवर, तो एक डेफिनेशन हो गया इस प्रकार से। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझने का प्रयास इसको करते हैं कि कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करें, कैसे पास्ट का। वैसे देखिए, इस प्रकार के जो पॉइंट्स होते हैं ना, मैं बार बार में रिपीट करता रहूँगा आगे भी सेशंस में, तो आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगी चीज़ें। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, हिज अंकल ऑलवेज हैज़ हिज हाउस डैश। उसके जो अंकल है वो हमेशा ही अपने घर को कैसा रखते हैं। तो देखिए, क्लीन कर देंगे तो यहाँ पे तो हैज के साथ तो क्लीन वैसे भी नहीं आना। ठीक है, तो अपने घर को रखते हैं, और किस स्थिति में रखते हैं, तो दो कंडीशन है। घर को, यहाँ पे घर के लिए आपको एक प्रॉपर वर्ड लगाना है। हाउस यहाँ पे नाउन है। जब आप वर्ब लगाएंगे और एडजेक्टिव फॉर्म में लगाएंगे तो फिर दो संभावनाएं आपके पास है, ये दो वाली। क्लीनिंग करोगे तो मैंने कहा कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग या तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में लगता है ना, कि घर क्लीन कर रहा है ना, क्लीन करता हुआ घर, ऐसा कोई सेंस हो, या फिर ऐसा हो कि कोई डेफिनेशन हो। ऐसा दोनों ही नहीं है तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे क्लीन्ड, अपने घर को एकदम क्लीन रखते हैं। दूसरा जो सेंटेंस है उसमें देखिए, वी स्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म, हम प्लेटफॉर्म पर रुके, डैश फॉर द ट्रेन, किसके लिए रुके, ट्रेन का वेट करने के लिए, है ना। तो हम दो काम कर रहे थे, दो काम चल रहे थे, एक तो हमने स्टे किया प्लेटफॉर्म पर, दूसरा वहाँ पे वेट भी हो रहा था, तो वेट करते हुए हमने स्टे किया। जब दो काम ऐसे हो, जब एक काम कंटिन्यूअस एक्शन में हो, ऐसा करते हुए ऐसा किया, तो उसे आईएनजी फॉर्म में लेंगे, तो वेटिंग फॉर द ट्रेन। और एक थर्ड सेंटेंस है, द हैंडबैग डैश एट द सुपरमार्केट बिलोंग्स टू लक्ष्मी। वो हैंडबैग जो कहाँ मिला, सुपरमार्केट में मिला। इसका मतलब मिलने वाली क्रिया तो पूरी हो गई पहले ही, तो फाउंड एट द सुपरमार्केट, यहाँ पे नंबर 4 आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस हम कैसे करते हैं। इसके बाद देखिए, एक पॉइंट आपको मिलेगा, डिपेंड के साथ ऑन मिलेगा आज के एडिटोरियल में। तो डिपेंड ऑन को हम, डिपेंड ऑन का निर्भरता है, भरोसा करना है, किसी पर आश्रित होना है, तो उसके लिए बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ऑन लगता है। रिलाई ऑन होता है, हिंज ऑन होता है, रेस्ट ऑन होता है, बैंक ऑन, लीन ऑन, काउंट ऑन, रेकॉन ऑन। रेकॉन एक्चुअली ये आप कोई चीज़ के लिए आप एक प्रकार से कह सकते हो कि इमेजिनेशन की है कि भाई इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगी, है ना, और उस पर आप आश्रित रहेंगे। मतलब आपने एक इमेजिन कर लिया कि फ्यूचर में ऐसा होगा और उस पर आप आश्रित हो, उसके रेकॉन ऑन का यूज़ करते हैं। तो ये सब ऑन का प्रयोग करेंगे, भरोसा करना है, आश्रित होना है, ये सभी का मीनिंग है। तो भरोसा करने वाला जो भी शब्द होता है उसके साथ प्रेपोजिशन जनरली क्या लगाते हैं, ऑन। इसके बाद हम बात करें मैंडेटरी, एक वर्ड मिलेगा आज आपको। तो मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य होता है, जो मतलब
कंपलसरी हो, जो ऑब्लिगेटरी हो, बाइंडिंग हो, इम्पेरेटिव हो, मतलब बाध्यता होती है, ये काम करना ही पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मैंडेटरी। तो ये मैंने यहाँ पे सिनोनिम्स लिख दिए हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिनोनिम्स आप नोट कर लीजिएगा। वायलेट शब्द है, इसका मतलब उल्लंघन करना है, कानून का उल्लंघन करना, मतलब उल्लंघन करने का मतलब ये है कि कोई रूल है, रेगुलेशंस हैं, उसकी बात मानना ही नहीं, उन चीज़ों को फॉलो करना ही नहीं। तो जैसे कॉन्ट्रावीन है, ब्रीच है, इन्फ्रिंज है, ट्रांसग्रेस है, फ्लाई इन द फेस ऑफ है, डिफाई है, फ्लाउट है। इन सभी का मतलब क्या है, उल्लंघन करना है। ठीक है, तो ये सब के सब हो गए, नियम तोड़ना, उल्लंघन करना, अवज्ञा मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना, डिसओबे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते थे आप। एक लीड टू मैं काफ़ी बार बताता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे कुछ नए शब्दों के साथ मैंने लीड टू को लिया है। लीड टू का मतलब है परिणित होना, कोई चीज़ का परिणाम इस प्रकार से निकलना। ठीक है, जैसे आप हार्डवर्क करते हैं, परिणाम क्या निकलेगा, सफलता मिलेगी, तो हार्डवर्क लीड्स टू सक्सेस। इसी प्रकार से इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इन शब्दों से, रिजल्ट इन से, ब्रिंग अबाउट से, ट्रिगर से, डेवलप से, बिगेट, स्पार्क ऑफ, ब्रिंग ऑन, गिव राइज टू। तो इनसे आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। एक आज आपको फ्रेजल वर्ब दी हुई है ब्रेक डाउन, जहाँ पे उसका अर्थ है असफल होना। ठीक है, तो ब्रेक डाउन के मतलब तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, यहाँ लिखा है एक तो स्टॉप वर्किंग, कोई भी जैसे कोई मशीन आदि का काम करना बंद कर देना, उसके लिए ब्रेक डाउन यूज़ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोना शुरू कर दे तो उसके लिए ब्रेक डाउन यूज़ करते हैं। एक कोई नेगोशिएशन अगर सफल नहीं हो, है ना, तो उसके लिए कोई विचार विमर्श है, कोई बातचीत है, कोई मीटिंग है, वो सफल नहीं हो तो उसके लिए ब्रेक डाउन यूज़ करते हैं। असफल होने के लिए ब्रेक डाउन यूज़ करते हैं। तो आज वाले जो एडिटोरियल में ब्रेक डाउन है उसका मतलब असफल होना है। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ और फ्रेजल वर्ब ली हैं ब्रेक के साथ जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। ब्रेक अवे छोड़ना होता है जनरली, किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना, काम छोड़ देना। ब्रेक इनटू ये बहुत बार आता है, ये सेंध लगाना बोलते हैं इसको, ज़बरदस्ती किसी के मकान में घुस जाना। और ब्रेक थ्रू है, इसका मतलब है टू पास थ्रू अ बैरियर, मतलब एक कोई रुकावट है, बाधा है, उसको पार कर लेना, सफलता प्राप्त करना ही ब्रेक थ्रू होता है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रेक की फ्रेजल वर्ब्स हुई। तो इन पॉइंट्स के जरिए हमने एक बार सीख लिया है कि हमें क्या क्या पॉइंट्स मिलेंगे और किस प्रकार से हमें तैयार रहना है। अब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। तो आज का एडिटोरियल है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस का मतलब तनाव है, प्रेशर है, दबाव है। टेस्ट का मतलब परीक्षण है। ये दबाव किस चीज़ का है, ये दबाव है कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन है उसका। ये दबाव है कोविड-19 के चलते लॉकडाउन को हटाने को लेकर जो प्लानिंग की जा रही है उसका दबाव है। और उसका टेस्ट है, उसका परीक्षण है। तो यहाँ कितना हमारा देश सफल होता है, किस प्रकार से जो मैनेज की जाती है चीज़ों को, वो सब इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। तो हमेशा की तरह मैं बार बार मैं कहता हूँ, सेशन को एंड तक देखिए, कहीं पर कोई चीज़ नहीं छोड़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलें। और एक प्रश्न बार बार में मेरे सामने आता है, कमेंट्स में मैं पढ़ता हूँ, हालांकि मैं जवाब नहीं दे पाता उन चीज़ों का क्योंकि बहुत सारे सेशंस हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि एक चैनल हमारा चल रहा है इंग्लिश फॉर डिफेंस, वहाँ पर मैंने वोकेबलरी का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे वहाँ जाके पूछते हैं कि सर ये वोकेबलरी जो है वो एसएससी के लिए है क्या, वो बैंक के लिए है क्या, वो किसी और एग्जाम के लिए। देखिए वोकेबलरी किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं हो सकती, मैं केवल कॉमन वोकेबलरी कराता हूँ। चैनल डिफेंस का है, लेकिन वहाँ पे मैंने ठीक है उसको विशेष प्राथमिकता देकर मैंने वोकेब करवाई है, लेकिन वोकेब कोई स्पेसिफिक नहीं है। वहाँ पे आप एडवांटेज ले सकते हैं उस चैनल से जुड़कर। हमारा जो बैंकिंग और मैनेजमेंट का चैनल है वहाँ पर आपको फाइनेंशियल आर्टिकल्स मिलते हैं, क्योंकि देखो इस प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं ना दे रखे हैं आपको यहाँ पे, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आने भी लग गए हैं। लेकिन कई बार जब आपने देखा, कल इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल हमने डिस्कस किया, तो उसमें थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी होती है डिफरेंट होती है, डिफिकल्ट टिकलिस्ट लगती है, तो उनको आसान करने का हम प्रयास करते हैं। आप उस चैनल पर जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको ऑल्टरनेट डेज पर फाइनेंशियल आर्टिकल मिल रहे हैं। डिफेंस वाले चैनल पर ऑल्टरनेट डेज पर आपको वोकेबलरी मिल रही है। कैसे जुड़ना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है दोनों चैनल्स का, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं चैनल से। और टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो जाएं, वहाँ पर आपको डिफरेंट प्रकार के पीडीएफ्स मिलती हैं, वहाँ पर आपको असिस्टेंस मिल जाता है। जो भी आपको अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन नहीं मिला, किसी कारणवश नहीं पता लगता वीडियो का, तो वहाँ पर आपको पोस्ट कर दिया जाता है वीडियो, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं वीडियोज़ को। एक प्रश्न आता है सर नोट्स कैसे बनाएं। एक बच्चे ने कहा कि सर नोट्स बनाने में मुझे घंटों लग जाते हैं। कुछ नहीं करना है, नोट्स के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, एक नोटबुक डालिए अलग से, और आप जो भी चीज़ें नहीं मिलती हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इससे पहले जो मैंने 5-7 पॉइंट डिस्कस किए हैं एडिटोरियल के, ग्रामर और वोकैबुलरी के, वो आप नोट करते चलें। बस रिवीजन करते चलें, रिवीजन करते जाओगे तो वो नोट्स फ्रूटफुल हैं। अदरवाइज लिखने मात्र से कुछ होने वाला है नहीं, आप केवल लिखते जाओगे रेगुलर, तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है, वो तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ही, और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, यहाँ तो समझ में भी आ रहा है ना। तो बेहतर ये है कि आप उसको रिवाइज करते चलें।
पॉइंट्स वो लिखें जो आपको नहीं पता हो, जो पता हो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्ट्रेस टेस्ट की आर्टिकल क्या बताना चाह रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रहा है कि द पेंडेमिक बैटल विल नॉट एंड सून। ये पेंडेमिक बैटल का मतलब क्या है? पेंडेमिक शब्द, पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी है। पेंडेमिक शब्द कोविड-19 के लिए आ रहा है। बैटल का मतलब लड़ाई है। अब द लगा रखा है क्योंकि हमें पता है जब किसी नाउन से खुद से पता लग जाता है ना कोई चीज़ का, तो उसे आप द का होमोफोरिक यूज़ कहते हैं। होमोफोरिक यूज़ में शब्द खुद इन्फॉर्मेशन देता है अपने बारे में, फिर उससे पहले द लग जाता है। तो पेंडेमिक जो बैटल है, जो ये वैश्विक महामारी की लड़ाई है, विल नॉट एंड सून। विल फ्यूचर का बता दिया इसने, मॉडल के साथ बेस फॉर्म लगाते ही हैं, तो वो जल्द ही अंत नहीं होने वाला है इसका। सून का मतलब जल्द। बट नॉर्मलसी विल हैव टू बी रिस्टोर्ड इन फेजेस। बट लेकिन नॉर्मलसी मतलब सामान्य स्थितियाँ, विल हैव टू बी रिस्टोर्ड। अगर केवल विल हैव टू होता तो इसका मतलब होता करना पड़ेगा। फ्यूचर में कोई भी काम दबाव के तहत करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। विल हैव टू बी रिस्टोर्ड करने का कारण ये रहा कि चूंकि यहाँ पे ये नॉर्मलसी है, वो तो सब्जेक्ट है नहीं, नॉर्मलसी तो यहाँ पे प्राप्त करनी है, नॉर्मलसी तक तो पहुँचना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे गायब है, इसका मतलब पैसिव है। और पैसिव है तो देखो टू के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया, तो ये पैसिव बन गया। फेजेस का मतलब होता है चरणों में, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो ये कह रहा है कि नॉर्मलसी जो है उसको फेजेस के अंदर अलग अलग स्टेप में अलग अलग चरण के तरीके से रिस्टोर करना पड़ेगा। तो पेंडेमिक बैटल तो जल्दी से खत्म नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है कि 3 मई तक दे रखा, लॉकडाउन का पीरियड 3 मई तक खत्म हो जाएगा, ये तो लंबा चलने वाला है। लेकिन फिर भी आपको नॉर्मलसी तो प्राप्त करनी पड़ेगी ना, मार्केट भी ठप हो रखा है, गरीब लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को बहाल तो करना पड़ेगा। और कैसे करना है, फेजेस में करना है, ये आपको आर्टिकल की हेडलाइंस में दे रखा है। अब देखिए आगे, द रिवाइज्ड प्रोटोकॉल फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लॉकडाउन दैट इज नाउ शेड्यूल्ड टू एंड ऑन May 3 इंडिकेट्स इट्स स्टैगर्ड रोल बैक स्टार्टिंग फ्रॉम April 20। 3 शब्द हैं, एक एक्सटेंडेड है, एक स्टैगर्ड है, एक रोल बैक है। एक्सटेंडेड का मतलब विस्तृत है, एक्सटेंसिव होता है ना विस्तृत, तो एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाया हुआ, बढ़ाया हुआ। पीरियड दे रखा है तो नाउन है, यही तो मैंने बताया वहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। कैसा पीरियड जिसको बढ़ा दिया गया है, तो पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड का मतलब क्या है? स्टैगर्ड का मतलब एक तो होता है वेरी सरप्राइज्ड, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैगर्ड। एक स्टैगर्ड का यहाँ पे जो यूज़ हो रखा है, इसका मतलब है अलग अलग समय पर करना, है ना, कोई चीज़ों को अलग अलग समय पर अंजाम देने को स्टैगर्ड कह रखा है। रोल बैक का मतलब क्या है? रोल बैक से यहाँ पे मतलब है फिर से जो शुरुआत में हालात थे ना, पहले जो हालत थी या पहले जो कंडीशन थी वहाँ तक लौटना, उसको रोल बैक कह रखा है। अब देखिए ये कह रखा है रिवाइज्ड प्रोटोकॉल, रिवाइज भी वही काम कर रहा है जो एक्सटेंडेड कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल ये है, पास्ट पार्टिसिपल ये है। प्रोटोकॉल का मतलब नियम, कानून, कायदे होते हैं। तो जो संशोधित प्रोटोकॉल है, जो संशोधित है, रिवाइज्ड है, जो चेंज्ड है, फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द लॉकडाउन, किसके लिए? जो लॉकडाउन का एक्सटेंडेड पीरियड है उसके लिए, ठीक है। लॉकडाउन का जो बढ़ गया है समय, 19 डेज और बढ़ा दिया गया था, उसके लिए। अब दैट यहाँ पे आ रहा है लॉकडाउन के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि अब शेड्यूल्ड है। इज शेड्यूल्ड, ये पैसिव वॉइस है, अब शेड्यूल्ड है मतलब समय सीमा इसकी तय की गई है। टू एंड ऑन May 3, क्या तय की गई है कि 3 मई को इसका अंत होगा। इंडिकेट्स, ये चीज़ जो है वो संकेत देती है, वो यहाँ पे इशारा करती है। इट्स स्टगर्ड रोल बैक, किसका इशारा करती है? स्टगर्ड रोल बैक का। स्टगर्ड का मतलब कि धीरे धीरे, मतलब अलग अलग समय सीमा के अनुसार। रोल बैक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम April 20, कब से? 20 अप्रैल से। रोल बैक का बता ही दिया मैंने कि वापस से हम सामान्य स्थिति की ओर मूव करेंगे, और स्टार्टिंग फ्रॉम April 20 तो ऑफ May से ये स्टार्ट हो जाएगा। 20 अप्रैल के बाद धीरे धीरे कुछ चीज़ें सामान्य होती चली जाएंगी, ये यहाँ पे संकेत दिया गया था। एक बार फिर बता देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए मैंने क्या बताया। कि जो रिवाइज्ड प्रोटोकॉल हैं इस एक्सटेंडेड पीरियड का लॉकडाउन का, वो लॉकडाउन जो कि 3 मई को यहाँ पे एंड होने के लिए शेड्यूल किया गया फिर से, तो ये इंडिकेट करता है। अब ये इंडिकेट करता है, उसका सब्जेक्ट आपको निकालना है ना, इसका सब्जेक्ट है रिवाइज प्रोटोकॉल। तो रिवाइज प्रोटोकॉल जो है, जो संशोधित नियम है, वो यहाँ पे संकेत करते हैं कि 20 अप्रैल के बाद से, 20 अप्रैल से यहाँ पे स्टैगर्ड रोलबैक स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अलग अलग समय पर यहाँ पे अलग अलग मतलब चीज़ें खुलनी शुरू हो जाएंगी, फिर से सामान्य स्थिति की ओर जाया जाएगा। रोलबैक का वैसे अर्थ किसी भी कानून का प्रयोग करके पूर्व स्थिति में लेकर आना, उसको रोलबैक बोलते हैं, ठीक है।
ये आपका 2-3 लाइन्स में बता दिया, इसके आगे पढ़ते हैं। अब पार्शियल रीओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी इज बीइंग प्रपोज्ड बट अ लॉट विल डिपेंड on the extent of success in containing the spread of the COVID-19 pandemic in particular areas। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, जो पार्ट में बटा हुआ हो। रीओपनिंग का मतलब है फिर से खुलना। अब रीओपनिंग यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे नाउन है और पार्शियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है। और ये पता मुझे कैसे लगा, इस ए आर्टिकल के कारण। आर्टिकल के बाद मैक्सिमम 3 वर्ड्स की सीरीज बनती है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। यहाँ पे 2 ही शब्द है, तो ये एडजेक्टिव और ये नाउन। तो पार्शियल रीओपनिंग, आंशिक रूप से जो रीओपनिंग है इकोनॉमी की, फिर से अर्थव्यवस्था यहाँ पे बहाल होनी जो शुरू होगी, इज बीइंग प्रपोज्ड, इसका प्रस्ताव रखा जा रहा है, इसका प्रपोजल दिया जा रहा है। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाते हैं इससे, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म से। जिस वर्ब के साथ में आईएनजी होता है उसका पैसिव बनाने का तरीका होता है बी के साथ आईएनजी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दें। बट अ लॉट विल डिपेंड, लेकिन बहुत ज़्यादा, अलॉट का मतलब बहुत ज़्यादा, विल डिपेंड ऑन निर्भर करेगा, ये हम देख ही चुके हैं। द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस, किस पर निर्भर करेगा, सक्सेस के एक्सटेंट पर, सक्सेस के लेवल पर, सफलता के स्तर पर। और सफलता का स्तर कौन सा, इन कंटेनिंग द स्प्रेड, कंटेन का मतलब रोकना। कंटेन के 2 मतलब होते हैं, एक बच्चे का कमेंट मैंने और पढ़ा कि सर कंटेन का हमें वही मतलब याद है कि जैसे कोई बोतल के अंदर पानी है, मिल्क है, तो उसमें बोतल कंटेन्स वाटर और मिल्क, वो समाहित करना है ना, उसके लिए कंटेन यूज करते हैं। यहाँ पे कंटेन का दूसरा मतलब हमें देखना है, ये है तो रोकना, किसी चीज़ के फैलाव को रोकना। तो किस चीज़ में सफलता, तो इन लगा रखा है और इनके बाद आईएनजी की प्रिपरेशन प्लस आईएनजी लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19, और वैसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, जो भी बनाते हो आप, और वैसे यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट तो जेरेंड कहते हैं इसको, तो कंटेनिंग यहाँ पे जेरेंड मान लीजिए, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और वैसे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो क्या कह रहा है कि भाई ये डिपेंड करेगा सफलता के स्तर पर, और सफलता कौन सी, जो कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके स्प्रेड को रोकने में जो सफलता मिलेगी इन पर्टिकुलर एरियाज, विशेष क्षेत्रों में, उस पर डिपेंड करेगा। रिपीट कर रहा हूँ कि जो पार्शियल रीओपनिंग है, आंशिक रूप से फिर से अर्थव्यवस्था यहाँ पे बहाल होगी, फिर से ओपन होगी, ये इसका प्रस्ताव रखा जा रहा है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से इसके फैलाव को रोक पाएंगे पर्टिकुलर एरियाज में, उस चीज़ पर। आगे देखें, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस कुड कंटिन्यू विद अ टाइटर लेवल ऑफ कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज इफ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स गाइडलाइंस अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे। क्या बोल रहा है, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस, राज्य और जो स्थानीय प्रशासन है, राज्य और स्थानीय प्रशासन, कुड कंटिन्यू, कुड का प्रयोग मैंने बताया था, कुड का प्रयोग पास्ट में भी कर सकते हो, कुड का फ्यूचर में भी कर सकते हो। पास्ट में है तो ऐसा कर सका, फ्यूचर में है तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताता है। तो स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं, स्थानीय और जो राज्य प्रशासन है, कुड कंटिन्यू, वो कंटिन्यू कर सकते हैं अ टाइटर लेवल ऑफ कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़। क्या कंटिन्यू कर सकते हैं, सख्त जो स्तर अभी अपना रखा है, टाइटर लेवल, टाइटर सख्त लेवल, स्तर ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का, किस चीज़ पर, इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ पर, आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं पर, इफ़ रिक्वायर्ड, यदि ज़रूरत पड़ती है तो यदि ज़रूरत पड़ी तो स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट लेवल ऑफ कंट्रोल अपना रखा है ना, नियंत्रण एकदम सख्ती से किया जा रहा है, वो यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। आगे कह रखा है अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स गाइडलाइंस अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे, ये सेंटर ने जो गाइडलाइन प्रस्तुत की है, अनाउंस की है, कब, वेडनेसडे को, उसके अकॉर्डिंग ये बातें कही जा रही है ना, ऐसा हो सकता है। इट इज़ नाउ क्लियर, आगे कह रहा है कि अब ये बात क्लियर है, दैट द बैटल अगेंस्ट द पेंडेमिक विल बी ड्रॉन आउट। ड्रॉ आउट जो होता है ना, इसका मतलब लंबा खींचना होता है, ड्रॉ का मतलब खींचना ही होता है, और ड्रॉ आउट, आउट का मतलब बाहर है, तो लिमिट से बाहर खींचना। जैसे आपको समय सीमा दे रखी है, ये जैसे अभी समय सीमा हमारे पास थी ना कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा, इसको लंबा खींचा, इससे बाहर ले गए इस लिमिट से, तो ड्रॉ आउट हो गया, और अधिक लंबा खींचना। तो क्या बोलना चाह रहा है, इट इज़ नाउ क्लियर, कि अब ये बात स्पष्ट है कि द बैटल अगेंस्ट द पेंडेमिक की जो लड़ाई है, ये पेंडेमिक के खिलाफ, इस वैश्विक महामारी के खिलाफ, विल बी ड्रॉन आउट, ये लंबी खींची जाएगी। अब विल बी ड्रॉन आउट है तो पैसिव है, तो बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने। ए नॉर्मलसी इन लाइफ, और जीवन में जो बहाली है, सामान्य हालात हैं, विल हैव टू वेट, उसको वेट करना पड़ेगा। अब विल हैव टू जब लगाते हैं ना आप, तो मतलब बताया था मैंने फ्यूचर में, अंडर कंपल्सन इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग दैट यू विल हैव टू से, दैट विल हैव टू और शैल हैव टू एज पर द गिवन सब्जेक्ट यू विल हैव टू यूज, है ना। तो विल हैव टू वेट, तो नॉर्मलसी इन लाइफ, इस जीवन में जो सामान्यता है, सामान्य बहाली है, उसको वेट करना पड़ेगा अंटिल अ वैक्सीन और अ ट्रीटमेंट लाइन इज फाउंड। कब तक वेट करना पड़ेगा, जब तक कि
अ वैक्सीन और अ ट्रीटमेंट लाइन इज फाउंड, जब तक कि कोई वैक्सीन मतलब कोई टीका और ट्रीटमेंट या फिर कोई इलाज, लाइन का मतलब कोई भी इलाज का तरीका या टीकाकरण जो है वो नहीं मिल जाता है, इज फाउंड पैसिव वॉइस हो गया, तो फिर वेट करना पड़ेगा। रिपीट कर देता हूं। तो अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पेंडेमिक के खिलाफ लड़ाई जो चल रही है वो लंबी चलने वाली है, इसको लंबा खींचा जाएगा और जो जीवन में नॉर्मलसी है उसको वेट करना पड़ेगा। कब तक? कि जब तक कोई वैक्सीन ना मिल जाए, ट्रीटमेंट नहीं मिल जाए। कल एक बच्चे ने और प्रश्न पूछा था कि सर अनटिल की जगह टिल भी लगा सकते हैं क्या? कल मैंने जो एडिटोरियल पढ़ाया था उसमें मैंने अनटिल का प्रयोग बताया था। अनटिल समय के लिए आता है, मैंने साथ में ये भी बताया था कि अनटिल के साथ नोट नहीं लगता है क्योंकि ये खुद नेगेटिव होता है। तो जो कल वाला एग्जाम्पल था वहां पे टिल भी सही था, टिल भी समय के लिए आ सकता है, लेकिन देखो यहां पर अगर आप टिल से रिप्लेस करो तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि जब तक ना हो जाए ऐसा तब तक, तो चूंकि नेगेटिव अर्थ दे रहा तो यहाँ पे अनटिल ही आएगा। तो कुछ कंडीशन में अनटिल और टिल दोनों एक समान काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि नेगेटिव मीनिंग मिल रहा है तो आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते टिल से। तो ये उस बात का आंसर है जो बच्चे ने मुझे पूछा था कमेंट्स के जरिए। इसके बाद देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू कीप द इकोनॉमी शट एंड पीपल एट होम इंडेफिनेटली। इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, टू कीप द इकोनॉमी शट, क्या असंभव है? टू कीप द इकोनॉमी शट। कीप का मतलब रखना, इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था, शट का मतलब बंद, एंड पीपल और लोगों को, एट होम घर पर, इनडेफिनेटली अनिश्चितकालीन, ठीक है, इनडेफिनेटली यहाँ पे दे रखा है तो एडवर्ब का काम कर रहा है। तब ये असंभव है कि आप इकोनॉमी को शट रखें, मतलब इकोनॉमी को बंद रखें और लोगों को घर पर अनिश्चित काल के लिए रखेंगे, तो असंभव है ना, लोग तो बाहर आएंगे कभी ना कभी। द प्रपोज्ड रिलैक्सेशंस आर, प्रपोज्ड रिलैक्सेशंस, रिलैक्सेशंस नाउन, प्रपोज्ड एडजेक्टिव और प्लस वर्ब, तो क्या है आपको समझ में आ गया होगा, पास्ट पार्टिसिपल है। तो कह रहा है कि द प्रपोज्ड रिलैक्सेशन, जो प्रस्तावित रिलैक्सेशन, ढील एक प्रकार से, कोई जो अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है उसमें ढील, तो जो प्रस्तावित रिलैक्सेशंस है आर हैंस, हैंस इस प्रकार से, आर अ स्टेप फॉरवर्ड, वो एक कदम आगे है, स्टेप फॉरवर्ड मतलब एक कदम आगे, स्टेप का मतलब कदम, फॉरवर्ड का आगे, तो एक स्टेप आगे चल रहे हैं इसके जरिए। तो जो प्रस्तावित रिलैक्सेशंस है वो इस प्रकार से एक स्टेप फॉरवर्ड है, मतलब एक प्रकार से प्रोग्रेस है। इंडस्ट्रीज आउटसाइड सिटी लिमिट्स, तो कह रहा है उद्योग धंधे किसके बाहर? सिटी लिमिट्स, मतलब सिटी की जो बाउंड्री है, शहर का जो लिमिट है, शहर जहां खत्म होता है उसके बाहर। सर्टेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया, सर्टेन टाइप्स को मैंने अंडर इसको हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि सर्टेन और असर्टेन ये दो तरीके की चीजें होती हैं। सर्टेन के साथ में जो नाउन लगती है वो प्लूरल लगती है, असर्टेन लगा दोगे इससे पहले, यहाँ पे ए लगा दो आप, तो यहाँ पे टाइप्स की जगह टाइप हो जाता, और वही प्रभाव पड़ेगा वर्ब पर अगर ये सब्जेक्ट बनता है तो। अगर असर्टेन है तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सर्टेन है तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, इसका ध्यान रखिएगा। तो इंडस्ट्रीज आउटसाइड सिटी लिमिट्स, तो सिटी के बाउंड्री के बाहर जो इंडस्ट्रीज हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन है, सर्टेन का मतलब एक प्रकार से अनिश्चित को बोलते हैं हम, तो जो लेखक को पता नहीं है उसके बारे में बात कर, लेकिन चल रहे हैं उसको ये पता है, तो जो अनेकों प्रकार के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, दोनों में, कहाँ कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी, बोथ के साथ में एंड लगता है, कंजंक्शन, ठीक है। सेगमेंट्स ऑफ द सर्विस सेक्टर, सेगमेंट्स का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट्स, तो सर्विस सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का जो पार्ट है सेगमेंट्स हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्र पार्शियली, आंशिक रूप से, विल री ओपन, वो फिर से खुलेंगे आफ्टर अप्रैल 20, कब? 20 अप्रैल के बाद। रिपीट कर देता हूँ कि भी प्रपोज्ड रिलैक्सेशंस है वो एक प्रकार से स्टेप फॉरवर्ड है, यहाँ तक हमने पढ़ा। फिर कह रहा है शहर के बाहर इंडस्ट्रीज और जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं गाँव में, शहरों में, कुछ सेवा क्षेत्र का पार्ट और मैन्युफैक्चरिंग जो है ये आंशिक रूप से खुलने शुरू हो जाएंगे, कब? 20 अप्रैल के बाद। डेट लिखने का तरीका ये होता है, पहले मंथ का नेम लिखते हैं उसके बाद डेट को मेंशन करते हैं। इसके बाद देखो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स, छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, सच एज इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, IT रिपेयर, मोटर मैकेनिक्स एंड कारपेंटर्स विल बी अलाउड टू ऑपरेट। तो बहुत सिंपल, ये तो समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि छोटे जो सर्विस, मतलब छोटे मोटे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हैं, सच एज का प्रयोग किसके लिए करते हैं? एग्जाम्पल बताने के लिए, है ना। तो इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, IT रिपेयर है ना, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई रिपेयर करने का जो काम करता है। फिर कह रहा है कि भाई यहाँ पे मोटर मैकेनिक्स हैं, कारपेंटर्स, खाती हैं, विल बी अलाउड टू ऑपरेट, इनको मतलब अलाउ किया जाएगा किसके लिए? कि वो काम काज शुरू कर दें, ऑपरेटिंग शुरू कर दें। विल बी अलाउड मतलब पैसिव हो गया, इसको अलाउ किया जाएगा ऑपरेट करने के लिए। विच विल हेल्प देम, और जो उनको हेल्प करेगा, विच, ये जो काम कर रहे हैं ना, विच किसके लिए आ रहा है? कि इनको अलाउ किया जा रहा है ऑपरेट करने के लिए, ये चीज़ उनकी हेल्प करेगी। देम किसके लिए आ रहा है? जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, IT रिपेयर, मोटर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स, इनकी बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ उनको हेल्प करेगी।
एंड दोज हु नीड टू हायर देम, और उनकी भी हेल्प करेगी जिनको, अब ये हु किसके लिए, दोज के लिए, ये तो आपने बहुत बार देख लिया मेरे साथ साथ कि हु से पहले दोज आ सकता है। कॉमन एरर का प्रश्न जब बनाना चाहेगा एग्जामिनर तो यहाँ पे दोज को रिप्लेस कर देगा दे या देम से, गलत हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी जो जिनको आवश्यकता है उनको हायर करने की। भाई लॉकडाउन में कुछ चीज़ खराब हो गई, मान लीजिए कोई स्विच खराब हो गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई चीज़ खराब हो गई, तो आपको ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रीशियन की। नल खराब होगी, जरूरत पड़ेगी प्लम्बर की, है ना। इस प्रकार से अभी फिलहाल कोई नहीं मिल पा रहा है, इनको अगर शुरुआत कर देंगे कि ये काम का छूट दे देंगे, रिलैक्सेशन दे देंगे, तो फिर क्या है कि जो जिनको आवश्यकता है उनके लिए भी फायदा है और ये भी 2 रुपये कमा लेंगे तो इनके लिए भी फायदा है। इट विल बी अ गुड आइडिया, तो एक अच्छा आइडिया होगा। इट यह विल बी होगा अ गुड आइडिया, एक अच्छा आइडिया, टू ऐड टेलर्स टू दैट लिस्ट। क्या, किस चीज़ का विचार, कि टेलर्स को भी इस लिस्ट में जोड़ दें। टेलर्स का मतलब दर्जी, इस चीज में जोड़ दें। टेलर का मतलब कस्टमाइज भी होता है, एडजस्ट करना भी होता है, अगर वर्ब के रूप में होता है तो याद रखिएगा। टेलर नाउन है तो दर्जी है, वर्ब होता है तो कस्टमाइज या एडजस्ट करने को भी आप टेलर बोल सकते हैं। तो इट विल बी ए गुड आइडिया, एक अच्छा आइडिया होगा, ऐड टेलर्स टू दैट लिस्ट की। ये जो लिस्ट है ऊपर जो लिस्ट बताई है मैकेनिक्स की, आईटी रिपेयर की, इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बर की, कारपेंटर की, इस लिस्ट में इनको भी जोड़ दें। एन एसेंशियल सर्विस नाउ, क्योंकि ये जो सर्विस है ना, दर्जी जो काम करते हैं, ये फिलहाल एक एसेंशियल सर्विस है, एक आवश्यक सेवा। एसेंशियल का मतलब आवश्यक, सर्विस का मतलब सेवा, एसेंशियल का इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैट मास्क आर मैंडेटरी इन पब्लिक एंड वर्क प्लेसेज। तो एक एसेंशियल सर्विस क्या है, दैट मास्क आर मैंडेटरी, की जो मास्क हैं वो अनिवार्य है, मैंडेटरी है। हमने देख लिया मैंडेटरी के सिनोनिम्स। इन पब्लिक, सार्वजनिक स्थानों पर, एंड वर्क प्लेस, और जहां पर काम करता है व्यक्ति उन स्थानों पर जरूरत पड़ती है इसको मास्क की। इस कारण मास्क कौन बनाएगा, दर्जी बनाएंगे, तो दर्जी को भी इस लिस्ट में जोड़ देना चाहिए। इससे आगे हम बात करें तो न्यू मेजर्स ऑल्सो इंक्लूड पनिशमेंट फॉर स्पीटिंग एंड बैन ऑन टोबैको एंड गुटखा एट वर्क प्लेसेस। मेजर्स का मतलब स्टेप्स होता है, नए जो कदम हैं, नए स्टेप्स हैं, ऑल्सो इंक्लूड, उनमें ये भी शामिल है। अब इंक्लूड जब लगाते हो ना तो आगे आपको प्लूरल चीज़ें लगानी पड़ती हैं, मोर देन वन थिंग आपको यहाँ पे ऐड करनी होती है। तो न्यू मेजर्स जो हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड मतलब ऑल्सो इंक्लूड पनिशमेंट, वो इसमें शामिल करते हैं। क्या चीज़ कि और स्टेप भी उठाए गए हैं कि स्पीटिंग का मतलब थूकना होता है। फॉर स्पीटिंग इसलिए कि प्रिपरेशन के साथ तो आगे आपको ING लगाना है। एंड ए बैन ऑन टोबैको, अब टोबैको पर बैन का प्रतिबंध होता है, एम्बार्गो होता है ना। इसके लिए बताया था मैंने आपको, रेस्ट्रिक्शन आप कर सकते हो, प्रोहिबिशन कर सकते हो। तो कह रहा है कि टोबैको पर बैन, गुटखा पर बैन, टोबैको को तंबाकू, वर्क प्लेसेज जहाँ पर व्यक्ति काम करता है वर्क प्लेसेज में, उन पर वहाँ पे थूकता है तो उनके लिए पनिशमेंट भी शामिल है। जो नए स्टेप्स हैं उसमें एक चीज़ और शामिल की है कि अगर कोई व्यक्ति वर्क प्लेस पर टोबैको का यूज़ करते हुए, गुटखा का यूज़ करते हुए पाया गया तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्पीटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। और मतलब स्पीटिंग अगर है, कोई थूकता है तो उस पर तो क्या है, यहाँ पे पनिशमेंट का प्रावधान है और इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि वर्क प्लेस पर ना कोई गुटखा खाएगा ना मतलब कोई टोबैको खाएगा। दोज वायलेटिंग द क्वारंटाइन कुड फेस अप टू 6 months इन जेल। वो लोग जो वायलेट कर रहे हैं, जो यहाँ पे उल्लंघन कर रहे हैं, देख चुके हैं हम इसके सिनोनिम्स। क्वारंटाइन का मतलब समझते ही आपके संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखना, एक निश्चित समय सीमा के लिए उसको क्वारंटाइन बोलते हैं। कुड फेस, कुड मतलब यहाँ पे हो सकता है ऐसा, फेस कि वो सामना करें, फेस करें, अप टू 6 months इन जेल, कितने तक, लगभग 6 महीने तक। अप टू क्या आपको लेवल बताता है कि यहाँ तक का लेवल है, तो 6 महीने तक की जेल हो सकती है। तो बहुत आसान भाषा में इसको यूँ समझें आप कि वो लोग जो क्वारंटाइन का यहाँ पे वायलेट करेंगे, जो इस चीज़ का पालन नहीं करेंगे, तो उनको यहाँ 6 महीने की जेल हो सकती है क्योंकि यहाँ पे कुड का प्रयोग है। आगे देखिए, कोअर्सिव मेजर्स, कोअर्सिव का मतलब होता है फोर्सफुल, बलपूर्वक को बोलते हैं। मेजर्स का मतलब वही स्टेप्स, तो वो स्टेप्स जो बलपूर्वक उठाए गए हैं, बाध्यकारी कदम जो हैं। फॉल हैविली ऑन द पुअर, फॉल हैविली ऑन का मतलब असर डालेंगे, बहुत ज़्यादा असर डालेंगे, किस पर, पुअर पर, गरीबों पर। अब ये गरीब द पुअर है, इसका मतलब जितने भी गरीब है सभी की बात कर रहे हैं। जब आप एडजेक्टिव प्लस द लगा देते हैं, द प्लस एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब इसको प्लूरल नाउन के रूप में रीड किया जाए। तो कोअर्सिव मेजर्स जो है, कोअर्सिव एडजेक्टिव हो गया, मेजर्स नाउन हो गया। तो जो फोर्सफुल स्टेप्स हैं वो मतलब यहाँ पे असर डालते हैं गरीबों पर बहुत ज़्यादा। एंड द गवर्नमेंट स्लेज हैमर स्ट्रेटजी फॉर कंटेनमेंट इज पुशिंग मिलियंस इनटू ए कॉर्नर। पहली बात तो ये पुश इनटू ए कॉर्नर है, इसका मतलब है डिफिकल्टी के दौर में पहुंचा देना, मुश्किल हालातों में डाल देना। स्लेज हैमर स्ट्रेटजी, वैसे स्लेज हैमर एक हथौड़ा होता है जिसका हत्था बहुत लंबा होता है, उसको स्लेज हैमर बोलते हैं। और वैसे यहाँ पे स्लेज हैमर स्ट्रेटजी है तो इसका मतलब आप कह दीजिए
ऐसी टैक्टिक्स, ऐसी स्ट्रेटजी जो बहुत ही फोर्सफुल हो, उसके लिए यूज करते हैं स्लेज हैमर। तो क्या बोल रहा है, एंड द गवर्नमेंट स्लेज हैमर स्ट्रेटजी फॉर कंटेनमेंट, और गवर्नमेंट की जो स्लेज हैमर स्ट्रेटजी है बहुत ही फोर्सफुल तरीके से जो बिहेव कर रही है गवर्नमेंट, किसके लिए, कंटेनमेंट, रोकने का प्रोसेस, कंटेन का प्रोसेस, कंटेनमेंट, बीमारी को रोकने के लिए वो मिलियंस को, लाखों लोगों को कहाँ डाल रही है, इनटू अ कॉर्नर, मीन्स मुश्किल हालात में पहुंचा रही है। हंग्री एंड डेस्परेट माइग्रेंट्स हैव राइटेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। राइट का मतलब दंगा, राइटेड दंगा किया तो वर्ब बना दी इसको, हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगती ही है। तो भूखे, और डेस्परेट का मतलब निराश, जो माइग्रेंट्स का मतलब पलायन करने वाले, पलायन, माइग्रेंट्स का मतलब पलायन का मजदूर हैं। तो मजदूर जैसे अभी राजस्थान के व्यक्ति हैं वो कहीं और काम कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र काम कर रहे हैं, है ना, या बिहार या यूपी के लोग हैं वो हमारे राजस्थान में आके काम कर रहे हैं, कहीं और जाके काम कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर्स। तो हंगरी और डेस्परेट जो माइग्रेंट्स है वो मतलब यहाँ पे इन्होंने दंगा किया है इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना, देश के अनेकों हिस्सों में इन्होंने दंगे भड़काने या दंगे फैलाने शुरू कर दिए हैं। A more comprehensive strategy must involve helping people stay at home, incentives to employers to pay salaries, and expansion of welfare support for the most vulnerable. Vulnerable का मतलब कमज़ोर है, और most vulnerable सबसे कमज़ोर तबका है, चूँकि डिग्री सुपरलेटिव बना दी है इसने। तो more comprehensive strategy, अब और ज़्यादा जो एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति है, कॉम्प्रहेंसिव का मतलब ऐसी रणनीति जो सब चीज़ों को कवर कर रही है, कॉम्प्रहेंसिव समग्र को बोलते हैं, कंप्लीट को बोलते हैं। तो और ज़्यादा यहाँ पे जो कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी है, और ज़्यादा जो रणनीति है, पूरी जो जिस सब चीज़ों को कवर करने रणनीति है, मस्ट इन्वॉल्व, उसमें क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए, उसमें ये शामिल होना ही चाहिए, मस्ट लगा रहे हैं इसका मतलब ऐसा होना ही चाहिए। तो उसमें क्या शामिल होना चाहिए, हेल्पिंग पीपल स्टे एट होम। देखो हेल्प को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि हेल्प के साथ में दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि 2 + V0 भी मिल जाए और केवल V0 मिल जाए, मतलब इन्फिनिटी भी मिल जाए तो बेयर इन्फिनिटी भी मिल जाए, दोनों सही होते हैं। लेकिन ज़्यादा जो आपका आजकल प्रचलन में है ना वो ये है कि सीधा बेयर इन्फिनिटिव लगा दो। हमने भी बहुत सारे जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उनमें ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, तो यहाँ से आप सीख जाएं। देखिए यहाँ पे सीधा स्टे दे रखा है क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव है। तो और ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी है, उसमें क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए, उसमें शामिल होनी चाहिए हेल्पिंग पीपल स्टे एट होम, कि भाई आप इसमें यह भी शामिल करो कि लोग जो घरों पर है उसकी सहायता करो, घर पर रहने में, घर पर रुकने में सहायता करो। दूसरा, इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स टू पे सैलरीज। इंसेंटिव्स का मतलब प्रोत्साहन कहते हो, तो कोई प्रोत्साहन दो एम्प्लॉयर्स को जिन्होंने रोजगार दे रखा है, किसके लिए, टू पे सैलरीज, की वो अपने कर्मचारियों को वेतन दे दें, सैलरीज दे दें। एंड एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर सपोर्ट, और वेलफेयर जो कल्याणकारी स्कीम होती है, वेलफेयर सपोर्ट होता है, उसका विस्तार करें, एक्सपेंशन हो उसका। फॉर द मोस्ट वल्नरेबल, किसके लिए, जो सबसे कमजोर तबका है उसके लिए, जो मोस्ट वल्नरेबल है उसके लिए। फिर कह रहे हैं एमजी नरेगा which is meant to guarantee a minimum income to the poorest in situations of distress such as this has completely collapsed। तो एमजी नरेगा जो है, ये महात्मा गांधी जो नरेगा स्कीम है, which is meant, जिसका मतलब क्या प्रयोजन है, meant to का मतलब है इसका प्रयोजन ये है, ये इसके लिए बना है ना, तो जिसका ये बना इसलिए है कि गारंटी है मिनिमम इनकम की, ये गारंटी देता है मिनिमम इनकम की। ये जो स्कीम है ये मिनिमम इनकम की, न्यूनतम मजदूरी की, न्यूनतम आय की गारंटी देती है टू द पुअरेस्ट, सबसे गरीब जो लोग होते हैं उनके लिए, इन सिचुएशंस ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब दुख कह सकते हो, संकटकालीन परिस्थितियां कह सकते हो, आपातकालीन स्थितियां कह सकते हो, है ना। ऐसी स्थितियों में जो डिस्ट्रेस का पीरियड हो, जो दुख का समय हो, उसमें वहाँ गरीबों को, सबसे गरीब जो तबका होता है उनको न्यूनतम आय के लिए ये गारंटी देती है। हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड, अब ये हैज किसके लिए आ रहा है, अब देखो कॉमा का महत्व है। काफ़ी लोग पूछते हैं सर पंक्चुएशन समझाइए। देखो कई चीज़ें समझाने की नहीं होती, आप बार बार में उन चीज़ों को देखोगे तो खुद सीख जाओगे। आप इसका अभ्यास करते जाएं, खुद सीख जाएंगे आप। जैसे कोई पूछता है कि इंग्लिश बोलें तो कैसे बोलें, तो उसके लिए किसी, मैंने भी सुना था, मैंने बचपन में किसी से पूछा था इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, तो टीचर ने कहा भैया आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप मूवीज़ देखिए इंग्लिश की, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, अपने आप आ जाएगा। तो मुझे उस समय लग रहा था कि बेवकूफ़ बना रहा है टीचर, लेकिन वास्तव में ये बात सही है। अब मैं खुद टीचर हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ऐसा सही है, क्योंकि अगर आप बार बार में वही चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, उसको व्यवहार में लेकर आते हैं तो सीख जाते हैं। तो पंक्चुएशन सीखना है तो देखो यहाँ पे एमजी नरेगा कॉमा, यहाँ पे इसका दिया इंट्रोडक्शन कि ये करता क्या है एमजी नरेगा, और यहाँ कॉमा का एंड करना पड़ेगा क्योंकि अब आपको वर्ब जोड़नी है। तो ये एमजी नरेगा है, इसने क्या किया है, इस कंप्लीटली कोलैप्स्ड, ये पूर्णतः धराशायी हो गई है। कंप्लीटली कोलैप्स्ड, कंप्लीटली इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वर्ब है कोलैप्स्ड, वर्ब की विशेषता बताई वो एडवर्ब, तो ये कंप्लीटली कोलैप्स्ड हो गई है, पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। द प्रोग्राम विल बी अलाउड टू रीस्टार्ट नाउ, अब ये जो प्रोग्राम है एमजी नरेगा वाला,
इसको अब अलाउ किया जाएगा टू रीस्टार्ट नाउ, फिर से स्टार्ट करने के लिए, फिर से काम करने के लिए। विल बी अलाउड पैसिव वॉइस हो गया, बट देयर मस्ट बी प्रोएक्टिव एफर्ट्स टू एक्सपेंड इट, लेकिन देयर मस्ट बी, अब होने चाहिए प्रोएक्टिव एफर्ट्स। प्रोएक्टिव का मतलब होता है क्या, अग्र रूप से सक्रिय, बहुत ज़्यादा सक्रिय को बोलते हैं क्या प्रोएक्टिव, कि इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय होने की ज़रूरत है, प्रोएक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है, एक्सपेंडिड इसको फैलाने के लिए, इसको विस्तार देने के लिए। प्रोएक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, एफर्ट्स यहाँ पे क्या है, नाउन है। अनदर एरिया इन नीड ऑफ अर्जेंट अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट्स इज द ब्रेकडाउन ऑफ जनरल हेल्थ केयर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक और जो क्षेत्र है, अनदर एरिया, एक और क्षेत्र जो है इन नीड, जिसको ज़रूरत है, ऑफ अर्जेंट अटेंशन, कि उस पर ध्यान दिए जाने की, अभी तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट्स के, सरकारों का ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, वो क्या है, इज द ब्रेकडाउन ऑफ जनरल हेल्थ केयर। ब्रेकडाउन मतलब असफलता, फेल हो जाना, कि फिलहाल जो जनरल हेल्थ केयर है वो ब्रेकडाउन हो चुका है ना, उस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अनेकों हिस्सों में। मैनी के साथ में नाउन कैसे लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। और यहाँ नीचे देखेंगे आप फार टू मैनी दे रखा है, तो स्ट्रेस डालना होता है ना, तो उसके लिए फार टू मैनी, या कई बार इसको रिप्लेस आप ऐसे भी कर सकते हो, मैनी टू मैनी, बात एक ही है। मैनी टू मैनी, फार टू मैनी, दोनों एक ही बात है। इन दोनों का ही मतलब है बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है ना। मैनी का मतलब तो अनेकों, और फार टू मैनी बहुत ज़्यादा लोग हैं, और भी ज़्यादा लोग हैं, तो उसके लिए फार टू मैनी लगाते हैं। एक होता है इसका वन टू मैनी, ये नोट करिएगा, वन टू मैनी, इसका मतलब होता है बहुत हैवीली ड्रंक होना, बहुत ज़्यादा शराब पी लेने को वन टू मैनी बोलते हैं। इंटरेस्टिंग है, नोट कर लीजिए इसको। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक और जो एरिया है जिसको अर्जेंट नीड, मतलब यहाँ पे जिसको नीड है अर्जेंट अटेंशन की, और अटेंशन किसका चाहिए, गवर्नमेंट्स का चाहिए, वो क्षेत्र कौन सा है, तो उसके लिए इज लगा दिया। अनदर एरिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका वर्ब इज है। ब्रेकडाउन ऑफ जनरल हेल्थ केयर, उसके लिए ज़रूरत है जनरल हेल्थ केयर का ब्रेकडाउन। जनरल हेल्थ केयर जो सामान्य चिकित्सकीय सेवा है ना, हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल्स हैं, उनका जो फेलियर है उस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और ये ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ है, देश के अनेकों हिस्सों में। ब्रेकडाउन की चर्चा हम कर चुके हैं, साथ में ब्रेक अवे हमने देखा था, ब्रेक इनटू देखा था, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद देखिए क्लेमिंग सेवरल लाइव्स, और इससे क्या हुआ है कि अनेकों जीवन खत्म हो गए हैं, क्योंकि फेलियर हुआ हेल्थ केयर का, हॉस्पिटल सही से काम नहीं कर रहे, तो इससे क्या है, इतनी जिंदगियां इसने ले लिया। क्लेम लाइव्स का मतलब होता है जिंदगियां लील लेना, है ना। एंड लिविंग फार टू मैनी बेगिंग फॉर ट्रीटमेंट, और बहुत सारों को ऐसी स्थिति में छोड़ दिया है, जैसे यहाँ पे क्लेमिंग, ऐसा करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अब एंड के पहले चूंकि आईएनजी लग गया तो एंड के बाद भी आईएनजी लगेगा। तो ये ब्रेकडाउन कैसे हुआ है, अनेकों जीवन क्लेम करते हुए और बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट के लिए भीख मांगने पर छोड़ते हुए, इस हालत में छोड़ते हुए कि भीख मांग रहे हैं, वो बेगिंग फॉर का निवेदन करना, भीख मांगना, तो ट्रीटमेंट का, इलाज की भीख मांग रहे हैं, इस स्थिति में छोड़ दिया है। फार टू मैनी हमने पढ़ लिया, वन टू मैनी एक नई चीज सीख ली। States such as Kerala and Rajasthan have involved local bodies and community organizations to provide food, medicine and other essential items to people at their locations, leading to near total compliance of lockdown guidelines. States, राज्य such as जैसे कि केरला और राजस्थान, इन्होंने क्या किया है, have involved, इन्होंने इन्वॉल्व किया है, इन्होंने शामिल किया है किसको, लोकल बॉडीज़ को, स्थानीय निकायों को, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी कोई कम्युनिटी विशेष संगठन बने हुए, उनको, किसके लिए, भोजन प्रदान करने के लिए, मेडिसिन प्रदान करने के लिए, और अन्य जो इसेंशियल आइटम्स हैं, महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, उन प्रदान करने के लिए, टू पीपल, लोगों को, एट देयर लोकेशंस, कहाँ पर, जो उनकी लोकेशंस में हैं, जो जहाँ पर जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसी कम्युनिटी विशेष का अपने कम्युनिटी लोगों को मेडिसिन, फूड, ये सब प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लीडिंग टू नियर टोटल कंप्लायंस। और इस प्रकार से परिणाम क्या निकल रहा है, लीड टू का हमने देखा परिणाम निकलना, इसका परिणाम ये निकल रहा है कि लगभग टोटल कंप्लायंस हो रहा है। कंप्लायंस का मतलब होता है, कंप्लाई से बनता है कंप्लायंस, आज्ञा का पालन, तो लगभग पालन हो रहा है इससे लॉकडाउन गाइडलाइंस का। जो लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस हैं कि इस स्थिति, इस मतलब स्तर तक लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, वो लगभग पालन हो रहा है, क्योंकि केरला, राजस्थान ने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। और क्या स्टेप उठाए हैं कि उनके लोकल बॉडीज़, जो स्थानीय निकाय हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको यहाँ शामिल कर लिया है, फूड, मेडिसिन और बाकी एसेंशियल आइटम्स को लोगों तक पहुँचाने के लिए, उनकी लोकेशन पर ही, मतलब जहाँ पर वो रह रहे हैं वहीं पर ही, उनके घर पर ही कह सकते हो। फिर कह रहा है गोइंग इनटू द फ्यूचर, गेटिंग द कंट्री बैक ऑन ट्रैक विल रिक्वायर मास एजुकेशन ऑन मास्क यूज, हैंड हाइजीन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग टू चेंज सोशल बिहेवियर। गोइंग इनटू द फ्यूचर, भविष्य में देखते हुए, है ना, भविष्य में देखना, कैसे, गोइंग इनटू द फ्यूचर, भविष्य में देखते हुए। गेटिंग द कंट्री बैक ऑन ट्रैक, तो कह रहा है कि गेटिंग द कंट्री, गेट का मतलब प्राप्त करना होता है ना,
अब गेट द कंट्री बैक ऑन द ट्रैक का मतलब है देश को फिर से ट्रैक पर लेकर आने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, विल रिक्वायर, इसके लिए जरूरत पड़ेगी। गोइंग इनटू द फ्यूचर, भविष्य में अगर देखें, भविष्य में देखते हुए देश को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए जरूरत पड़ेगी। अभी गेटिंग जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कोई पूछे कि सब्जेक्ट क्या है तो गेटिंग द कंट्री बैक। अब ये गेटिंग जो है वो सब्जेक्ट है तो जेरेंड है, क्योंकि सब्जेक्ट जब आईएनजी फॉर्म वाला सब्जेक्ट बनता है ना तो वो जेरेंड होता है। कारण क्या है, क्योंकि जेरेंड है वर्बल नाउन होती है और नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। तो ये क्या कर रहा है, देश को ट्रैक पर लाने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, मास एजुकेशन की, कि बड़े स्तर पर शिक्षा देने की जरूरत पड़ेगी। मास्क का यूज कैसे करें, हैंड हाइजीन कैसे, हैंड हाइजीन, हाइजीन की स्पेलिंग देखिए आप, मैंने हाईलाइट इसको स्पेलिंग की वजह से किया है। याद रखिएगा हाइजीन की स्पेलिंग HYGIE, याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं आपसे। हैंड हाइजीन का मतलब हाथ की स्वच्छता। फिजिकल डिस्टेंसिंग, और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना टू चेंज सोशल बिहेवियर, सामाजिक जो बिहेवियर है हमारा, सोशल कंडक्ट है, जैसा भी हम पेश आते हैं आज तक, उस चीज़ को बदलना है ना, इसके लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, इनकी जरूरत पड़ेगी, तब जाके बदलाव आएगा, फिर से देश फिर से ट्रैक पे लौटेगा। द सेंटर मस्ट टेक द इनिशिएटिव टू एंश्योर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम सक्सेसफुल स्टेट्स आर अडॉप्टेड अक्रॉस द कंट्री। द सेंटर मस्ट टेक द इनिशिएटिव, सेंटर को यहाँ कदम उठाने ही पड़ेंगे। मस्ट टेक द इनिशिएटिव मतलब पहल करना, कदम उठाना, तो केंद्र सरकार को यहाँ कदम उठाने ही पड़ेंगे टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के, दैट बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम सक्सेसफुल स्टेट्स आर अडॉप्टेड अक्रॉस द कंट्री, मतलब सबसे अच्छे काम यहाँ पे सुनिश्चित किए जाएं। टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या सबसे अच्छे काम फ्रॉम सक्सेसफुल स्टेट्स, जो सफल स्टेट रहे हैं, सक्सेसफुल का मतलब यहाँ पे क्या है, वो स्टेट जो कि बीमारी को कंटेन करने में सफल रहे हैं, आर अडॉप्टेड, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाएं अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में। केंद्र सरकार को यहाँ वो कदम उठाने ही पड़ेंगे, इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो सफल राज्य हैं उनके जो सर्वश्रेष्ठ काम रहे हैं उनको पूरे देश भर में अपनाया जाए, अडॉप्ट किया जाए। अडॉप्ट की जगह अडेप्ट होता है तो अनुकूल बनाना होता है, अडॉप्ट की जगह ADEPT होता है तो ये कुशल होता है, स्किलफुल होता है, डेक्स्ट्रस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। अब हम बात करते हैं क्विज की, जो आधारित है वोकैबुलरी पर।